Assalamualaikum, welcome to All Learners Academy. Today we will talk about intelligence. आपने अपने डेली लाइफ में, डेली कन्वर्सेशन में ये सुना होगा कि फ़लाँ इंडिविजुअल या फ़लाँ बच्चा जो है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर. अब ये जो कमेंट्स हम देते हैं कि फ़लाँ बच्चा इंटेलिजेंट है या नहीं है, कम इंटेलिजेंट है या जो भी है, ये हम उसके स्पेसिफ़िक बिहेवियर्स को देखते हुए उसका कंपैरिजन करते हैं उसके ग्रुप के साथ. विद इन अ ग्रुप एक इंडिविजुअल का कंपैरिजन जब किया जाता है तो उसकी बेस पे हम बताते हैं कि इंडिविजुअल इंटेलिजेंट है या नहीं है. तो इंटेलिजेंस को हम डिफ़ाइन किस तरीके से कर सकते हैं? वैरायटी ऑफ डेफिनेशंस है. बेसिकली इंटेलिजेंस एक जनरल कैपेसिटी है एक इंडिविजुअल की कि वो अपनी थिंकिंग को न्यू रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सके. एक मेंटल adaptability to new problems and conditions of life. It is the capacity to learn and adjust to relatively new and changing conditions. एक इंडिविजुअल किस तरीके से ख़ुद को किसी भी न्यू या कोई चेंजिंग है, चैलेंजिंग कंडीशंस उसके सामने है, एनवायरनमेंट ऐसा है, वो उसके अकॉर्डिंग ख़ुद को किस तरीके से अडेप्ट करता है, वो सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करता है, या कोई भी टास्क उसको दिया गया है तो उसको किस तरीके से अकम्प्लिश करता है, उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को वो किस तरीके से यूज़ करता है. दिस इज़ नोन एज इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस जो है वो हर एक में एक जैसी नहीं होती है. जैसे कि हेल्थ या वेल्थ की बात की जाए या ब्यूटी की बात की जाए तो हर इंडिविजुअल में सेम नहीं होती है, बल्कि देयर इज़ सम डिफरेंस. रिसर्चेस जो हैं वो ये भी कहती हैं, जो रिसर्चेस हुई हैं उनके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि आइडेंटिकल ट्विन्स या इंडिविजुअल्स में अगर एक आइडेंटिकल एनवायरनमेंट में उनकी अपब्रिंगिंग की जाए तो भी उनमें इंटेलिजेंस जो है वो इंटेलिजेंस का लेवल डिफ़र करेगा. इसके अलावा सेम इंडिविजुअल में विद पैसेज ऑफ टाइम, विद एज, विद सिचुएशन, उसमें इंटेलिजेंस डिफ़र कर सकती है. इंटेलिजेंस, और अगर हम एज की बात करें तो जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता है इंटेलिजेंस जो है वो भी उसकी चेंज होती है. एक रिसर्च क्वेश्चंस ये कहते हैं कि ऐसी कौन सी एज है जहाँ पे आके ये जो इंटेलिजेंस में इंक्रीज़ है ये स्टॉप हो जाता है. तो रिसर्चर्स कहती हैं कि जहाँ पे जिस एज में मेंटल ग्रोथ स्टॉप होती है उस एज में आपकी इंटेलिजेंस भी ग्रो करना छोड़ देती है, वहाँ पे भी स्टॉप हो जाती है. अब ये जो मेंटल ग्रोथ है ये आपकी ये भी वेरी करती है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. किसी इंडिविजुअल में मेंटल ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है, किसी इंडिविजुअल में मेंटल ग्रोथ बहुत लेट होती है. अब कोई इंडिविजुअल है उसकी क्रॉनिकल एज जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 10 to 12 है, लेकिन उसकी मेंटल एज, अक्सर हम कहते हैं ना कि बच्चा बहुत मैच्योर है, अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा है. सो दैट इज़ हिज मेंटल एज. कि क्रॉनिकल एज जो है, क्रोनोलॉजिकल एज जो उसकी है वो तो उसकी 10 years है, लेकिन उसकी जो मेंटल एज है वो उससे ज़्यादा है. सो ये भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफ़र करती है. अगर हम सक्सेस की बात करें तो अभी तक कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस फाइंड नहीं किया जा सका कि आइदर वुमेन आर मोर इंटेलिजेंट और मेन आर मोर इंटेलिजेंट. रेस या कल्चरल डिफरेंसेस की बात करें तो ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेसिफ़िक कल्चरल ग्रुप है या कोई एक स्पेसिफ़िक रेस, कास्ट या कोई भी पर्टिकुलर आप कह सकते हो कल्चरल ग्रुप है वो दूसरे से सुपीरियर नहीं हो सकता इंटेलिजेंस में. अब ब्राइट और डल जो है, एक ब्राइट स्टूडेंट, एक ब्राइट इंडिविजुअल, एवरेज इंडिविजुअल और डल इंडिविजुअल किसी भी रेस में, किसी भी कास्ट में, किसी भी कल्चरल ग्रुप में प्रेजेंट हो सकते हैं. तो जो डिफरेंसेस हैं ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स या इन्फ्लुएंसेस की बेस पे भी हो सकते हैं. हम ये नहीं कह सकते कि इंटेलिजेंस जो है वो एक बर्थ राइट है एक इन कल्चर का या एक रेस का, एक ग्रुप का. असेसमेंट की बात करें तो इंटेलिजेंस को असेस करने के लिए डिफरेंट टेस्ट बनाए गए हैं जिसमें हमारे पास वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट इंक्लूड होते हैं. वर्बल टेस्ट वो होते हैं जो आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं, मतलब जिसमें आपने लिख के या बोल के बताना होता है, मतलब जिसमें यूज़ ऑफ लैंग्वेज होती है. अब इसमें आपके फॉर एग्ज़ाम्पल वोकेबलरी टेस्ट आ गए हैं. वोकेबलरी टेस्ट जो होते हैं ये इन वोकेबलरी टेस्ट में एक सब्जेक्ट को जो टेस्ट दिया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे एक क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड इवेंचुअली, मतलब कि इसमें सब्जेक्ट ने वर्ड्स को या फ्रेजेस को मीनिंग देना होता है. मेमोरी टेस्ट, इसमें इंडिविजुअल की या सब्जेक्ट की इमीडिएट या लॉन्ग टर्म मेमोरी को चेक किया जाता है कि इसमें रिकॉल या रिकॉग्निशन ऑफ आइटम्स इन्वॉल्व होते हैं. कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट में कि एक इंडिविजुअल में कितनी एबिलिटी है
कि वो किसी चीज़ को ग्रास्प कर सके, किसी सिचुएशन को या किसी इंफॉर्मेशन को किस हद तक वो अंडरस्टैंड कर सकता है, किसी सिचुएशन की तरफ वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। इंफॉर्मेशन टेस्ट में उसके नॉलेज को टेस्ट किया जाता है, नॉलेज की बेस पे उसकी टेस्टिंग होती है, आइदर इंडिविजुअल इज़ इंटेलिजेंट और नॉट। रीजनिंग में कि एक इंडिविजुअल कितना अच्छा रीज़न कर सकता है, लॉजिकली वो कितनी अच्छी रीजनिंग दे सकता है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, इंडक्टिवली अगर बात की जाए, डिडक्टिवली, जिस तरह से भी है, एक इंडिविजुअल ने आंसर करना होता है जो कि उसकी एबिलिटी ऑफ रीज़न को डिफ़ाइन करता है। एसोसिएशन टेस्ट में एसोसिएशन होती है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो कॉन्सेप्ट्स हैं या दो सिचुएशंस हैं, उसमें उस एक इंडिविजुअल में कितनी एबिलिटी है कि वो उनके सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को पॉइंट आउट कर सके। देन नॉन वर्बल और नॉन लैंग्वेज टेस्ट, इसमें आपकी लैंग्वेज इन्वॉल्व नहीं होती है, जस्ट एक इंडिविजुअल को उसके इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, लेकिन जो टेस्टिंग होती है वो उसमें आपकी लैंग्वेज इन्वॉल्व नहीं होती है, जो आपकी ऑब्जर्वेशन होती है उसमें लैंग्वेज इन्वॉल्व नहीं होती है। ऐसे जो टेस्ट होते हैं इनका जो कंटेंट होता है वो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में होता है। जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ऑरली जो है वो इंस्ट्रक्टर दे देता है, जो सब्जेक्ट के रिस्पॉन्सेज हैं वो उसके ऊपर बेस नहीं कर रहे होते कि वो क्या कहता है, बल्कि उसकी जो ऑब्जर्वेशन है या जो उसकी असेसमेंट है वो इसके ऊपर बेस कर रही होती है कि आइदर वो किस वे में रिएक्ट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मतलब उसके बिहेवियर की असेसमेंट होती है एज़ कम्पेयर टू उसकी लैंग्वेज के। ये टेस्ट जो होते हैं नॉन वर्बल, ये इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं कि हर इंडिविजुअल को अलग से इंडिविजुअली उसको असेस किया जाता है। अब इंटेलिजेंस टेस्टिंग जो होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूज़ है, तो उसको सिलेक्शन में यूज़ किया जा सकता है कि रिज़ल्ट जो होते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के वो आपको ये बता सकते हैं कि कौन सा कैंडिडेट है वो सूटेबल है फॉर स्पेसिफिक जॉब, एक्टिविटी, एजुकेशनल और प्रोफेशनल एक्टिविटी के लिए वो कौन सा इंडिविजुअल है जो इसके लिए सूटेबल है। फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप्स के लिए अगर आप देखो तो उसमें भी आप जो इंटेलिजेंस टेस्टिंग की स्कोरिंग है वो आपको इसमें हेल्पफुल होती है। अब क्लासिफिकेशन में हेल्पफुल होती है ये इंटेलिजेंस टेस्टिंग के कौन से स्टूडेंट जो है वो ब्राइट है, कौन से स्टूडेंट्स एवरेज हैं, कौन से गिफ्टेड हैं, कौन से स्टूडेंट्स बैकवर्ड हैं। तो अगर ये क्लासिफिकेशन इंटेलिजेंस टेस्ट की बेस पे हो जाए तो इट्स ईजी फॉर टीचर के वो किस तरीके से अरेंज करके, किस तरीके से स्टूडेंट्स की ग्रुपिंग करके उनकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है जिसमें सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ सकें। असेसमेंट फॉर प्रमोशन, अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स की प्रमोशन की बात की जाए तो भी आप इंटेलिजेंस टेस्ट के जो रिज़ल्ट्स हैं वो उसमें हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके अलावा किसी प्रोफेशन में एक इंडिविजुअल है या कोई कैंडिडेट है उसको प्रमोट करना है कि नहीं करना, ये उसके इंटेलिजेंस टेस्टिंग की स्कोर्स के ऊपर भी बेस कर सकता है। इसके अलावा जो इंटेलिजेंस टेस्टिंग है इसके रिज़ल्ट्स आप एक इंडिविजुअल के लिए एजुकेशनल, वोकेशनल या पर्सनल गाइडेंस देने में भी स्टूडेंट्स को हेल्पफुल होते हैं कि आइदर स्टूडेंट्स को कौन से स्टूडेंट को कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कौन सा कोर्स नहीं लेना चाहिए, कौन से कोर्स को उसको प्रोसीड करना चाहिए, किस में उसकी लर्निंग अच्छी है, किस में उसकी लर्निंग नहीं अच्छी। ये सारी चीज़ें आपको इंटेलिजेंस टेस्टिंग की बेस पे पता चल सकती हैं। इंटेलिजेंस टेस्टिंग जो है वो लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि एक टीचर जो है वो इंटेलिजेंस टेस्टिंग की बेस के ऊपर, रिज़ल्ट्स की बेस के ऊपर प्लान कर सकता है कि टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ उसने किस तरीके से रखनी है, क्या चीज़ एक चाइल्ड जो है वो अच्छे से लर्न कर सकता है और कितना जल्दी वो लर्न कर सकता है। ये चीज़ें समझने में टीचर को हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा डायग्नोसिस के लिए यूज़ हो सकता है कि कौन से एक्सेप्शनल चिल्ड्रन हैं, कौन से चिल्ड्रन जो हैं वो गिफ्टेड हैं, कौन से चिल्ड्रन जो हैं वो ब्राइट हैं, कौन से डल हैं। प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर का डायग्नोसिस दे सकता है और उसके लिए पॉसिबल रेमेडियल एक्शन क्या हो सकता है ये भी सजेस्ट करने में बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा रिसर्च वर्क में के रिज़ल्ट्स जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं रिसर्च को एजुकेशन की फील्ड में, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी की फील्ड में रिसर्च करने के लिए भी आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इंटेलिजेंस की तो बात होगी, अब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं। क्रिएटिविटी क्या है कि कैपेसिटी या एबिलिटी है कि इंडिविजुअल की टू क्रिएट, डिस्कवर और प्रोड्यूस, कि वो एक बिल्कुल न्यू आइडिया या ऑब्जेक्ट बनाए। अब
इसमें ये नहीं होता कि टोटली एक न्यू प्रोडक्ट ही वो इन्वेंट कर दे, बल्कि अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है या एग्जिस्टिंग कोई आइडिया है, ऑब्जेक्ट है, उसकी रीअरेंजमेंट भी की जा सकती है, उसकी रीशेपिंग भी की जा सकती है, जो कि एक इंडिविजुअल का यूनिक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। क्रिएटिविटी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? क्रिएटिविटी जो है वो यूनिवर्सल होती है, ये एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स तक महदूद नहीं होती है, बल्कि ये हर इंडिविजुअल में किसी न किसी एक्सटेंट तक प्रेजेंट होती है। किसी ख़ास ग्रुप को या किसी एक इंडिविजुअल को, कास्ट, कलर तक आप इसको कन्फाइन नहीं कर सकते हो। क्रिएटिविटी इनेट भी होती है एज वेल एज एक्वायर्ड भी होती है। यानी कि क्रिएटिविटी, मोस्टली लोगों का ये ख्याल होता है कि क्रिएटिविटी जो है वो गॉड गिफ्टेड होती है। ठीक है, गॉड गिफ्टेड होती है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, बैकग्राउंड होता है, एजुकेशन होती है, इन चीज़ों को, नर्चरिंग को आप रूल आउट नहीं कर सकते हो, इनको आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो। क्रिएटिविटी प्रोड्यूसेस समथिंग न्यू और नोवेल। वही बात है कि क्रिएटिविटी एक ऐसी एबिलिटी है एक इंडिविजुअल की या पर्सन की, जो कि एक नई कोई चीज़ बनाए, समथिंग न्यू, नोवेल। मतलब अब एक चीज़ है, उसको टोटली न्यू वे में वो यूज़ भी कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग आर्टिकल है, आर्टिकल लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट है आपकी इन्वायरमेंट में आपके पास, उसको किसी भी न्यू तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, उसकी रीशेपिंग या रीअरेंजिंग की जा सकती है। जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो बना है, उसके अलावा उसको किसी और चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, जो कि सिर्फ उस इंडिविजुअल का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हो। क्रिएटिविटी इज़ एडवेंचरस एंड ओपन थिंकिंग। आप क्रिएटिविटी को लिमिट नहीं कर सकते हो। एक रिजिड या क्लोज थिंकिंग में रहते हुए एक इंडिविजुअल क्रिएटिविटी या कोई क्रिएशन नहीं कर सकता। इसके लिए ओपन थिंकिंग, ब्रॉड थिंकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। एडवेंचरस होना चाहिए कि एक इंडिविजुअल रिस्क ले सके। अब उसने एक रिजिड थिंकिंग या रिजिड एनवायरनमेंट में होगा तो वो कुछ चीज़ क्रिएट नहीं कर सकता। क्रिएशन के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि एक तो इसकी थिंकिंग ब्रॉड होनी चाहिए, ओपन थिंकिंग होनी चाहिए। सेकेंडली, उसमें रिस्क्स लेने की एबिलिटी होनी चाहिए। क्रिएटिविटी इज़ अ मीन एज वेल एज एंड इन इटसेल्फ। इसका ये मतलब है कि क्रिएटिविटी जो है, एक आप जो क्रिएटिव होता है इंडिविजुअल, ठीक है, उसकी जो भी क्रिएशन होती है वो उसको खुशी देती है। वो कुछ भी क्रिएट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पेंटर है, वो पेंट करता है कोई भी चीज़, एक पेंटिंग बनाता है, तो जो खुशी उस पेंटिंग को बना के उसको मिलती है, ज़रूरी नहीं है कि वही खुशी किसी और को भी मिले। जो क्रिएटर होता है उसको जो खुशी या सेटिस्फैक्शन मिलती है वो दूसरे इंडिविजुअल को नहीं मिल सकती। क्रिएटिविटी कैरीज ईगो इन्वॉल्वमेंट। इसमें ईगो इन्वॉल्वमेंट भी होती है कि एक इंडिविजुअल जब कोई चीज़ बनाता है वो उसमें अपनी इंडिविजुअलिटी को, आइडेंटिटी को टोटली उसमें मर्ज कर देता है। किसी भी क्रिएशन को आप देखोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल पोइट है, तो पोइट की जो पोएम्स हैं उनकी बेस पे एक पोइट की असेसमेंट की जा सकती है। कोई भी इंडिविजुअल है, जैसे कि हमने अक्सर टेस्ट भी हम यूज़ करते हैं, जिनमें हम एक इंडिविजुअल को सिचुएशन देते हैं, उसकी बेस पे उसने स्टोरी क्रिएट करनी है। ठीक है, अब जो स्टोरी क्रिएट करेगा वो हर इंडिविजुअल की डिफरेंट होगी, उसकी बेस पे हम उसकी असेसमेंट करते हैं। मतलब कि स्टोरी में इंडिविजुअल अपनी थॉट्स, अपनी फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ, जो कुछ भी उसने ज़िंदगी से सीखा है, वो सब कुछ उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा होता है उसकी क्रिएशन में। तो उसमें ईगो इन्वॉल्वमेंट होती है कि ये काम मेरा है, ये मैंने किया है, ये इस प्रॉब्लम का सलूशन मैंने निकाला है। सो ईगो इन्वॉल्वमेंट जो है वो इसमें होती है। क्रिएटिविटी का स्कोप जो है वो बहुत वाइड होता है। क्रिएटिविटी एक लिमिट या बाउंड्रीज़ नहीं होती हैं इसकी, ये सारी फील्ड्स या एक्टिविटीज़ को कवर कर रहा होता है। आप ये नहीं कह सकते कि साइंटिफिक इन्वेंशंस या डिस्कवरीज जो हैं यही सिर्फ क्रिएटिविटी है। नो, कंपोजिशन ऑफ पोएम्स, राइटिंग ऑफ स्टोरीज, प्लेज, परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ आर्ट, म्यूज़िक, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, पॉलिटिकल, सोशल लीडरशिप, मतलब कि लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ओवरऑल पूरी लाइफ को ये कवर करती है। क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस डू नॉट नेसेसरीली गो हैंड इन हैंड। मतलब कि क्रिएटिविटी, जो इंडिविजुअल क्रिएटिव है ज़रूरी नहीं है कि वो इंटेलिजेंट भी हो। इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं है। अगर कोई इंडिविजुअल है जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, हो सकता है कि इंटेलिजेंस टेस्टिंग पे वो लो स्कोर कर रहा हो। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि एक क्रिएटिव इंडिविजुअल जो है वो इंटेलेक्चुअल भी होगा। क्रिएटिविटी जो है वो मोर डिपेंडेंट होती है या एक इंडिविजुअल में डाइवर्जेंट थिंकिंग
जो डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला इंडिविजुअल होगा वो ज़्यादा क्रिएटिव होगा एज़ कम्पेयर टू कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग वो होती है कि एक प्रॉब्लम है आपके सामने, उसके बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस आप निकाल लो, उसके डिफरेंट सॉल्यूशंस। कन्वर्जेंट थिंकिंग के एक प्रॉब्लम है, उस आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं लेकिन उनमें से आपने एक को पॉइंट आउट करना है। डाइवर्जेंट थिंकिंग में ब्रॉडनेस होती है, आप ब्रॉड एरिया में चीज़ों को स्कैन कर रहे होते हो, ऑपरेट कर रहे होते हो, जबकि कन्वर्जेंट थिंकिंग में आप नैरो एरिया में उसको असेस कर रहे होते हो या देख रहे होते हो। जो स्कूल अचीवमेंट और क्रिएटिविटी होती है ये भी कोरिलेटेड नहीं होते हैं। आप ये नहीं कह सकते एक इंडिविजुअल है जो बहुत ज़्यादा टॉपर है अपनी क्लास में, बहुत ज़्यादा स्टडीज़ में बहुत अच्छा है, उसकी अचीवमेंट जो है वो बहुत स्कूल अचीवमेंट जो है वो बहुत अच्छी है, ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव भी हो सकता है कि उसकी क्रिएटिविटी बिल्कुल लो हो, ज़ीरो हो। या कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, वो बहुत ज़्यादा उसके क्रिएटिव आइडियाज़ हैं कि नॉवेल आइडियाज़ या ऑब्जेक्ट्स को वो प्रोड्यूस करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस स्कूल में भी वही अचीवमेंट, उसी लेवल की अचीवमेंट दिखा सके। क्रिएटिविटी एंड एंग्जाइटी ये अक्सर साथ साथ होता है। लाइक जो क्रिएटिव पीपल है उनमें एंग्जाइटी जो है वो अबव एवरेज होती है, लेकिन ये जो एंग्जाइटी है ये इस वजह से होती है क्योंकि जो उनकी क्रिएटिव अर्ज होती है टू प्रोड्यूस समथिंग, या तो वो सेटिस्फाई नहीं हो रही होती है या उनकी वेज में कोई हर्डल्स होते हैं जिसकी वजह से वो उस अर्ज को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे होते हैं। तो जो क्रिएटिव इंडिविजुअल होते हैं उनमें समहाउ एंग्जाइटी प्रेजेंट होती है। क्रिएटिव पर्सन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? एक क्रिएटिव पर्सन में ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज़ होना चाहिए, आइडिया उसका अपना होना चाहिए, कोई और उसको डिक्टेट ना कर रहा हो। लाइक एक इंडिविजुअल है वो एक चीज़ को या एक ऑब्जेक्ट है उसकी रीशेपिंग कर रहा है या रीअरेंजमेंट कर रहा है, तो वो किसी और की डिक्टेशन ना हो बल्कि उसका अपना पर्सनल ओरिजिनल आइडिया होना चाहिए। अडेप्टेबिलिटी उसमें क्रिएटिव इंडिविजुअल में या क्रिएटिव पर्सन में होनी चाहिए, उसकी मेमोरी अच्छी हो, जनरल नॉलेज भी अच्छा उसका होना चाहिए, उसमें अवेयरनेस होनी चाहिए, इंथुजियाज्म होना चाहिए और कंसंट्रेशन होनी चाहिए। जब तक एक इंडिविजुअल कंसंट्रेटेड नहीं होगा वो एक अच्छा प्रोडक्ट या एक क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने की उसमें एबिलिटी होनी चाहिए, फोरसाइटेड होना चाहिए, यानी कि उसकी वो अक्सर हम वर्ड यूज़ करते हैं ना दूर रसने का, मतलब कि दूर तक देखने की उसमें सलाहियत होनी चाहिए, ओपन माइंड होना चाहिए कम्प्लेक्सिटी की तरफ। ये जो कॉम्पिटेंसीज़ होती हैं या कम्प्लीटेडनेस होती है इनको टॉलरेट कर सके। हाई डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी टूवर्ड्स प्रॉब्लम्स, फ्लुएंसी होनी चाहिए एक्सप्रेशन में, फ्लुएंसी ऑफ थॉट, परसेप्शन एंड एक्शन। अब जो उसकी लर्निंग है वो उसको ट्रांसफ़र कर सके, उसकी इमेजिनेशन जो है वो क्रिएटिव होनी चाहिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। एब्सेंस होना चाहिए फियर, कि वो रिस्क लेने से डरता ना हो बल्कि वो ज़्यादा मोर टूवर्ड्स रिस्क हो ताकि वो आगे से पहले से आगे बढ़ सके, न्यू एक्सपीरियंसेस कर सके, न्यू लर्निंग कर सके। दैट्स ऑल अबाउट creativity and intelligence. Thank you.